करियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत जैसा कि हम लगातार अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं, ऐलान जंग सीरीज के अंतर्गत ये 17वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, आशा है कि हमारे द्वारा लाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और उनमें जो ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही हैं आप उनका लाभ उठा पा रहे होंगे। और आने वाले एसएससी एग्जाम जिसकी डेट हाल फिलहाल में आ भी गई है, एग्जाम की डेट फरवरी है 2024, तो इसमें आपका ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, प्रश्नों का लेवल इन्हीं के आसपास बनाया जाता है और ये प्रश्न कभी कभी तो हूबहू कॉपी हो जाते हैं पेपर। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो प्रश्न इसने पूछा जो है ये सिक्किम से संबंधित है। याद रखें सिक्किम से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है, तासी शब्दों। तासी शब्दों जो नृत्य है ये सिक्किम से संबंधित है। भांगड़ा सबको पता है कि पंजाब का भांगड़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, तासी शब्दों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। मतलब 10 अप्रैल 2022 की स्थिति में पूछा है कि लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। याद रखें 2022 तक के लिए सभा के जो चुनाव है कितने चुनाव हो चुके हैं, 17 चुनाव हो चुके हैं। बात और ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव हैं तो देश में लोकसभा के चुनाव को कहा जाता है आम चुनाव। देश में लोकसभा के चुनाव को कहा जाता है आम चुनाव क्योंकि इन चुनाव में आम जनता भाग लेती है। आम जनता भाग लेने के कारण देश में इन चुनावों को कहा जाता है आम चुनाव। ये रखनी। दूसरी बात, तो पहली बार आम चुनाव जो और 2022 तक की स्थिति के अनुसार 17 आम चुनाव हो चुके। दूसरी बात, प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है राज्य में कौन से चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। तो राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव, तो राज्य में विधानसभा के चुनाव को क्या कहा जाता है, आम चुनाव कहा जाता है, राज्य में कहा जाता है। दूसरी बात, जो लोकसभा है तो लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो लोकसभा के चुनाव से बनाए जाते हैं सांसद और सांसद मिल करके प्रधानमंत्री को बना देते हैं। अतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आता है कि नहीं, प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जिसके जितना ज्यादा बहुमत लोकसभा में उसी का क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह जो विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव से बनाए जाते हैं विधायक और विधायक के जितने ज्यादा विधायक हैं उसका बन जाता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। इसी तरह इसीलिए जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है विधानसभा के। बातों को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें प्लास्टिड जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। मतलब प्लास्टिड पूछा है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिलवक, एक होता है वर्णिलवक, दूसरा होता है आवर्णी लवक और तीसरा जो होता है वो होता है हरित लवक। क्लियर है कि नहीं। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक। तो याद रखें जो वर्णी लवक होते हैं ये आपका कलर देने का कार्य करते हैं, ये रंग देने का कार्य करते हैं, कलर देने का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, गाजर का रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। तो ये एक प्रकार से टमाटर का रंग, गाजर का रंग, ये एक प्रकार से वर्णी लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। दूसरी बात, आवर्णी लवक ये जो है पौधे के ऐसे भागों पर पाए जाते हैं जहां पर सनलाइट या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो जैसे आपने जड़ का रंग देखा होगा तो जड़ में आपका कौन से लवक पाए जाते हैं, आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, और
ऐसे पौधों पर, पौधे के ऐसे भाग पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, जैसे जड़। तो जड़ में कौन सा लवक होता है? आवरणी लवक। जो हरित लवक होता है ये पौधों को हरा रंग देने का कार्य करते हैं, पौधों को हरा रंग देने का कार्य करते हैं। और इस हरित लवक में प्रश्न आता है कि क्या ऐसा पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का एक वर्णक पाया जाता है जिनके कारण इन पौधों का रंग हरा होता है। तो आपसे पूछ रहा है जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है रंजक क्लोरोफिल होता है, तो रंजक क्लोरोफिल होगा तो कैसा रंग देगा? वो हरा रंग देगा। जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हरा रंग। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी ओर। देखिए जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, इसमें कुछ प्रश्न आप याद रखें जलियांवाला बाग से। तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर पंजाब। तो पंजाब इसका राइट आंसर। ठीक है, दूसरा बात देखिए, जो जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग है, तो जलियांवाला बाग देखिए हुआ क्या था कि 1919 13 अप्रैल पढ़े पहले, इसके अलावा 13 मार्च 1919 13 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो था इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील कहा जाता है, कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता है। इस रॉलेट एक्ट में ऐसा था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति बगावत कर सकता है तो अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट के नाम से कानून लाया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार कर रहते थे आपका, जब तक अंग्रेजों का मन होता था। तो लोगों ने इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील यानी काला कानून की संज्ञा दी थी। और इस काले कानून के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को बंदी बना लिया गया था। और इसी के विरोध में इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में आपका, जलियांवाला बाग में 19 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई। 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी और जिसमें इस रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ये अंग्रेजों को पता चला और एक व्यक्ति था जिनका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर को ये बात पता चली तो जनरल ओ डायर ने पूरे जलियांवाला बाग को घेर लिया था और मासूम लोगों पर गोलियां चलाना चालू कर दिया था। ठीक है, और बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि वहां पर एक कुआं भी था, तो उस कुएं में लोग कूद रहे थे कि अंग्रेजों के हाथों ना मरे। तो क्या हुआ था, वो कुआं भी फुल हो गया था लाशों से। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए देखें, सबसे पहली बात, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। जैसे अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए आपका एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। तो अंग्रेजों ने इस कमेटी, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट के अनुसार लोग मारे गए थे। प्रश्न आता है कि हंटर कमेटी किसने बनाई थी? तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई थी और हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी, उसके अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2001 में सम्मानित किया गया था अलरमेल वल्ली को। अलरमेल वल्ली को सम्मानित किया गया था। सिंह कृष्ण मूर्ति। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। तो इस बातों को भी आप याद रखें कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
परंपरागत आदानों का उपयोग आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को की ओर ले जाती है। यानी परंपरागत आदानों का उपयोग आधुनिक तकनीक यदि ना हो, तो वर्तमान की नई तकनीक यदि नहीं है, तो उत्पादकता को कहाँ की ओर ले जाएगी? जाहिर सी बात है, यदि आप नवीन तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो उत्पादकता है वो कहाँ की ओर जाएगी? निम्न स्तर की ओर जाएगी। यदि आधुनिक तकनीक का आप सही ढंग से लगाएंगे की चीजों को, तो आपकी तकनीक कहाँ की ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, इष्टतम स्तर पर जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निम्न स्तर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? याद रखें, ये शतरंज चैंपियन है और इनका विश्वनाथन आनंद। तो जाहिर सी बात है, जो विश्वनाथ आनंद है वो भारत के हैं, और भारत के कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। भारत में कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से। तो भी आप याद रखें, ग्रैंड मास्टर कहे जाते हैं आनंद। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल नहीं है। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है चाइना आपका राष्ट्रमंडल देश का हिस्सा नहीं है। बाकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी राष्ट्रमंडल। तो याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? याद रखें, पूछा है आपसे तैराकी में इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्रोक। तो तैराकी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बटरफ्लाई। कई बार एग्जाम में आया है, बटरफ्लाई का संबंध है। तो बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तैराकी से। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बटरफ्लाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व थे? तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपका केमिस्ट्री में आवर्त सारणी जो है ये मेंडलीफ, और मेंडलीफ वो व्यक्ति है, मेंडलीफ के बारे में आप कुछ बात याद रखें। मेंडलीफ है, इन्होंने सबसे पहले क्या दी थी? आवर्त सारणी दी थी। आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा था। बढ़ते हुए परमाणु भार, एटॉमिक मास के आधार पर रखा था मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ के समय आपकी संख्या थी होते थे, जिनके अनुसार इन्हें 7 आवर्त और 9 वर्ग इनके बन पाए थे। 9 सत्ते 63, 7 आवर्त और 9 वर्ग बन पाए थे। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, प्रश्न आता है कि निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, एटॉमिक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो जो वर्तमान या आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आपका क्या दिया था? आपका आवर्त सारणी। तो उनके समय में कितने तत्व थे? इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? इन बातों को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा के लोगों द्वारा कौन सा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, नुआखाई, ओणम और बांग्ला। तो याद रखें, जो उड़ीसा के हैं उसका राइट आंसर क्या होगा? नुआखाई। ये उड़ीसा में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की चरित्र यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो कनिष्क के दरबार में रहता था और जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की है? याद रखें, देखिए से आप एक अचानक आ से है अश्वघोष, आ से है अश्वघोष, जा से है ना से है नागार्जुन और का से है कनिष्क। मतलब ये अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबारी कवि हैं। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन
ये कनिष्क कौन है? दरबारी कवि। तो पहली बात, आपका कनिष्क के दरबार में रहने वाले, तो देखिए यहाँ पर उत्तर है अश्वघोष भी रहते थे, नागार्जुन भी रहते थे। लेकिन दूसरे हिंट उसने दिया है कि उसने बुद्ध चरित की रचना की थी। जो अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी, और बुद्ध चरित का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्धों की रामायण। बौद्धों रामायण, बुद्ध चरित का शाब्दिक अर्थ क्या है? बौद्धों की रामायण। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। दूसरा देखें, चरक ने चरक संहिता की खोज की थी, क्या आयुर्वेद से संबंधित है आचार्य चरक। नागार्जुन है, इन्होंने इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन कहा जाता है किनको? नागार्जुन को कहा जाता है। और अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों व्यक्ति कनिष्क के दरबारी कवि है, और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम राजा है। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक नहीं है। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम था कुजुट कड़फिसेस, और कुषाण वंश वो वंश था जिनका रेशम मार्ग पर अधिकार था, और जो रेशम बनाने की तकनीक है वो चाइना से आती थी। तो चाइना रेशम भारत लाने में हेड कौन थे? आपके कुषाण वंश के राजा थे। इसीलिए चाइना वासियों ने कुषाण वंश के राजाओं को देवपुत्र की उपाधि दी। ठीक है, तो प्रश्न क्यों कई बार आया है कि निम्न में से देवपुत्र किस वंश के राजा कहलाते थे? ये जो है कुषाण वंश के राजा कहलाते थे, और ये जो उपाधि है चीन के लोगों ने दी थी, क्योंकि रेशम आपका चाइना से लेकर के भारत तक लाने वाले, यानी रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सा भाग सम्मिलित हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रश्न आता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का छोटा संविधान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत बहुत सारी बातों को संविधान में जोड़ा गया था, और आपको ये भी याद होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन ही वो संविधान संशोधन है भाग 4 का को जुड़वाया था। संविधान में भाग 4 का को जुड़वाया था। इसी भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़े थे, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 मौलिक कर्तव्यों को जुड़वाया था। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है प्रेजेंट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कितने हैं? 11 है, क्योंकि 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यही पूछ रहा है कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो भाग 4A जोड़ा गया था, भाग 4A जोड़ा गया था, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है जो संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भाग 4A, ठीक है। देखिए 2A कोई भाग नहीं है, कोई भाग नहीं है, भाग 3 कोई भाग नहीं, तो ऐसे ही आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न को देखें। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के समय कौन सा भाग नहीं था? तो यही भाग है भाग 4A। ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता था? तो ये भी करंट का प्रश्न 2022 में किसने जीता था? इसका जो राइट आंसर है ये है अमन गिरी। अमन गिरी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। The interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity from banks against collateral of visible government's securities under the LAF is called the, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रिवर्स
रेपो रेट, रेंट रेट, रेपो रेट और स्टेटवरी रेट। ठीक है, देखें ये कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक आपका क्या करता है, जब बैंक आपका पैसा जाकर के दे देते हैं, तो जब पैसा बैंक जाकर के दे देते हैं तो उस पैसे की एवज में बैंक आपको कुछ पैसा दे देता है, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो दो शब्द हैं, आप याद रखें शब्दों को, एक शब्द होता है रेपो रेट, एक शब्द होता है रेपो रेट, एक शब्द होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। तो जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या होता है, तो जो आरबीआई होता है, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को किस दर पर धनराशि उधार देता है, कौन दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर कमर्शियल बैंकों को राशि उधार देता है, और उधार देने के बाद जब बैंक पैसा चुकाने के लिए आरबीआई के पास आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वो कहलाता है रेपो रेट कहलाता है। दूसरा, अब यहाँ पर क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का, अब जाहिर सी बात है, मान लो बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया, तो बैंकों के पास जब पैसा हुआ या आरबीआई या भारत सरकार को पैसे की जरूरत थी, तो भारत सरकार को जब पैसे की जरूरत थी तो भारत सरकार ने आरबीआई से कहा कि भैया पैसा चाहिए। अब आरबीआई ने कहा कि ठीक है पैसा तो आरबीआई ने कहा कि भाई हमारा मान लो रिवर्स रेपो रेट 4% है, तो आरबीआई ने कहा भाई 6% हम रिवर्स रेपो रेट दे रहे हैं। तो बैंकों ने सोचा कि ये तो बढ़िया है, 2% ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो बैंकों में जितना भी सारा पैसा था, बैंकों ने जाकर के आरबीआई के पास वो पैसा जमा कर दिया, और आरबीआई ने, अब आरबीआई के पास पैसा जमा कर दिया, और आरबीआई ने 6% के हिसाब से, यानी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों का पैसा चुकाया, या बैंकों में जितना पैसा जिस जमा था वो चुकाया आरबीआई ने, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, रेपो रेट का मतलब है आरबीआई कॉमर्शियल को उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब है आरबीआई के पास बैंक खुद पैसा लेकर के आते हैं, और जब वो पैसा अपना मांगने पास, तो आरबीआई पैसा ही साथ में कुछ ब्याज के रूप में जो पैसा देती है, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। यही पूछ रहा है कि द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ विच इज द रिजर्व बैंक एब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक, मतलब बैंकों की तरलता को हानि घटाने के लिए जो करता है, तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो ये क्या है, रेपो रेट का राइट आंसर है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आशा है कि आपको समझ में आए होंगे, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल था 2022 में, ये थे सी आनंद बोस। आनंद बोस इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का है, तो याद रखें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं सौर मंडल के आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, तो देखें आपका यहाँ पर बुध भी है, यहाँ पर शुक्र भी है, यहाँ पर पृथ्वी भी है, लेकिन शनि आपका क्या है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये बाह्य ग्रह है। तो यही आपसे पूछा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैं लिखे देता हूं, एक का नाम है बृहस्पति, एक का नाम है शनि, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है वरुण। ये आपके कहलाते हैं सौर मंडल के बाह्यतम ग्रह, बाह्यतम ग्रह कहलाते हैं। तो अंतिम ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपके बाह्यतम ग्रह हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, शनि इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which industry does aluminium smelting belong to, मतलब एल्यूमिनियम के प्रगलन या गलाने से संबंधित का नाम बताएं। तो इसमें टेक्सटाइल होगी नहीं, शुगर इंडस्ट्री होगी नहीं, तो ये क्या लिखा है, मैल्कुलेगल इंडस्ट्री। इसको हिंदी में धातु कर्म उद्योग कहा जाता है,
धातु कर्म उद्योग, तो धातु कर्म उद्योग और केमिकल इंडस्ट्री ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है होगा धातु कर्म उद्योग या गल्फ इंडस्ट्री कहा जाता है। धातु कर्म उद्योग जो एल्यूमिनियम के गलाने से संबंधित है, प्रगलन से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक्ट्स कमेंटेड फ्रॉम, ठीक है, मतलब जीएसटी कब आया था? तो जीएसटी जो है ये आया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर था। 103वां ये जीएसटी आया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। मतलब आयात को क्या करता है? प्रतिबंधित कर देता है। आयात जिसमें मतलब आने वाली चीजें नहीं आ पाती हैं, ऐसी कौन सी चीज? तो और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। देखो, यदि टैरिफ लगा दोगे तो आयात प्रतिबंधित हो जाएगा, कोटा सिस्टम भी लगा दोगे तो आयात प्रतिबंधित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। ए और बी, यदि ज्यादा टैरिफ लगेगा तो हम खरीदेंगे नहीं माल। दूसरी बात, यदि कोटा सिस्टम भी होगा तो कहीं पर भी कोई चीज खरीदी नहीं जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, ये थे हमारे प्रश्न जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए थे। ऐसा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए